सीडीपी का ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसको दोनों को हमको साथ साथ देखना है, इंग्लिश भी और उर्दू भी, ताकि सीटेट के हिसाब से भी स्टडी हो जाए और टीईटी के हिसाब से भी। तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, जो कि है फर्स्ट के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिंकिंग प्रोसेस एट कंसेप्चुअल लेवल। कि कंसेप्चुअल लेवल पर इसमें से कौन सी एक थिंकिंग की प्रोसेस है। तो इसमें पहला क्या है, फर्स्ट के थिंकिंग अबाउट द टोन, notes, tune, rhythm, and content of song being heard on radio. दूसरा है कि thinking about the flavors and taste of coffee while drinking it, thinking about the essay given as subject while writing it, thinking about the nature's beauty while observing sunset. तो इसका मतलब क्या है सबका, कि दर्ज झैल मिसालों से अमले गौर व फिक्र की तस्वुरी सतह की मिसाल कौन सी है। रेडियो पर नगमा सुनते वक्त धुन, सुर, ताल और मवाद के बारे में गौर करना, कॉफी पीते वक्त उसके जायके और लज्जत पर गौर करना, दिए गए मौजू पर मजमून लिखते वक्त में गौर करना, और तुलो आफ्ताब का मंजर देखते वक्त कुदरती हुस्न पर गौर करना। कौन सा? क्वेश्चन नंबर है 61। तो उसका देखिए, यहाँ पर है थर्ड। कोड थे सबके अलग अलग। तो क्वेश्चन पेपर का कोड जो होता है उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ये हमारा पहले पेज नंबर देख लेना है, कौन सा चल रहा है। हाँ, 10th ये चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर है उर्दू सेट बी। यहाँ पर लिख कर आता है, तो बी का सेट चल रहा है। तो कौन सा हो रहा है इसका थर्ड के, थिंकिंग प्रोसेस जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है वो है कि ऐसे जो गिवन दिया हुआ है, मतलब एक क्या दिया हुआ है, एक मौजू पर मजमून लिखते वक्त में गौर करना। ये क्या है, अमल गौर व फिक्र की तस्वुरी सत्य की मिसाल। तो दूसरे क्यों नहीं है, कि तुलु आफ्ताब का मंजर देखते वक्त कुदरती हुस्न पर गौर करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी दिख रहा है। तुलु आफ्ताब तस्वुर है इसलिए। और कॉफी पीते वक्त उसके जायके पे और लज्जत पे गौर करना, तो ऐसा नहीं है कि किसका जायका वगैरह डायरेक्टली। रेडियो पर नगमा, तो ये एक्चुअल चीजें हैं, जबकि मौजू पर जब मजमून लिख रहे होते हैं तो मजमून लिखते वक्त में हमें डायरेक्टली सोचना है उस ताल्लुक से, इस वजह से थर्ड है। उसके बाद है नेक्स्ट, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स रिटेंशन विच इज एन important फैक्टर ऑफ मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, इंटेंसिटी स्टिमुलस, मीनिंग ऑफ फुलनेस। मतलब डायरेक्टली क्या है कि मीनिंग फुलनेस, एल्टीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल, सोर्स ऑफ स्टिमुलस। हाफिजे का एक अहम जुज, जिसका मतलब क्या है कि अख्ज करना, इस पर असर अंदाज होने वाला एक जुज यानी तजुर्बात की नोयत है। तो इनमें से कौन सा तजुर्बात की नोयत में शुमार नहीं होता। तहरीक की शिद्दत, बामानियत, फर्द का रुझान, या तहरीक के मुनाबे। स्टिमुलस रहेगा तो तहरीक रहेगी सर, उसके अंदर मीनिंग रहेंगी तो भी तहरीक रहेंगी सर। लेकिन सर फर्क का अगर रुझान ही नहीं है उस चीज में, तहरीक में, तो फिर वो तहरीक आप कहाँ से करेगा। तजुर्बात का अगर रुझान ही नहीं रहेगा तो कहाँ से करेगा। हाँ, तो बी के हिसाब से थर्ड वाला सही है। ये थर्ड क्या था, एल्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। अगर सीटेट में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो सीडीपी में तो उसमें तो फर्क का रुझान जरूरी है सर सीटेट। तो उसके लिए ये चीज जरूरी है।
मतलब ये पढ़ना भी, तो पढ़कर रुझान आगजू करना। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरगेटिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। भूलने से मुतालिक कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है। थिंग्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन माइंड आर फॉरगॉटन। जो चीजें रजिस्टर नहीं होती माइंड में वो फॉरगॉट हो जाती है या भूली जाती है। फॉरगेटिंग मीन्स एब्सेंस ऑफ रिटेंशन। थिंग्स लर्नड ड्यूरिंग इमोशनल outbursts are not forgotten. Things learned during physical and mental ill health not retained properly and forgotten. फरामोशी से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब नहीं है भूलने से। जहन में जो बातें मुर्तसिम नहीं होती वो फरामोश हो जाती है। यानी कि मुर्तसिम हो जाना यानी कि जो रजिस्टर हो जाना, रजिस्टर। फरामोशी से मुराद कुव्वत मासिका की कमी, जिसमें अगर इंग्लिश में एब्सेंस ऑफ रिटेंशन यानी कि ध्यान वगैरह से, और शिद्दत जज्बात में सीखी हुई बातें फरामोश नहीं होती। मतलब क्या था कि थिंग्स लर्न ड्यूरिंग इमोशनल आउटबर्ट्स आर नॉट फॉरगॉटन। चौथा है कि जिस्मानी और जहनी सेहतमंदी अच्छी ना होने से अख्ज़ शुदा मालूमात का मस्क अच्छा नहीं होता और वो फरामोश हो जाती है। हाँ वो तो भी हो सकता नहीं सकता है कि जज्बात में सीखी हुई बातें फरामोश नहीं भी इमोशनल के अंदर की जो बातें हैं, वो फरामोश तो हो थर्ड सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कि थिंग्स लर्न ड्यूरिंग इमोशनल आउटबर्ट्स आर नॉट फॉरगॉटन। कि शिद्दत जज्बात में सीखी बातें फरामोश नहीं हो पाती। जज्बात में जो बातें रहती सब वो तो मुनासिब नहीं है पूछा था। भूल जाते हैं। हाँ, नहीं मुनासिब नहीं है। हाँ तो नहीं जाते ना सर, हाँ इसमें फरामोश नहीं है बोल रहा ना वो नहीं होती फरामोश तो भूल होती है। जाते हैं, हाँ भूल ऐसा जाते उल्टा हैं, पढ़ना है। हाँ, भूल जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोसोशल मोटिव। साइकोसोशल मोटिव क्या नहीं है। अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलेशन, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, एक्सर्शन। हाँ, महीज नफ्स, नफ्सी समाजी महीज नहीं है। तहसील या हुसूल, मवानिसत, तजस्सुस और तहफ़्फ़ुज़ और इस्तिखराज। कैसे करना महीज नफ्सी समाजी महीज क्या कहलाता है। निज निज नाम से महीज अपना ये पूरा साइकोसोशल मोटिव। निज अपने खाता इससे आगे निज मतलब सर जिसमें इससे आगे रहता है जिससे आप हम सुन सकते हैं बोलते हैं महसूस कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स। हाँ सेंस ऑर्गन करा साइकोसोशल मोटिव मतलब ये मोटिव यानी कि हौसले वगैरह में आता है साइकोसोशल मोटिव। तो इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 64 है। तो फोर्थ सही जवाब है। फोर्थ का क्या है, एक्सर्शन यानी इस्तिखराज। तजस्सुस और तहकीक, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी नहीं आएंगे इसमें। हमारे साथ यानी कि नीड ऑफ एफिलेशन, जुड़ना, और अचीवमेंट, पाना, ये चीजें नहीं है बल्कि एक्सर्शन है, इस्तिखराज नॉट। क्योंकि तीनों आ जाते हैं लेकिन जो नहीं आता वो इस्तिखराज नहीं आता। कभी भी ये पढ़ते वक्त में आधे ऐसा हो जाता है कि वो ये भूल जाते हैं कि नहीं पूछा या पॉजिटिव पूछा। तो उसको एक बार और पढ़ लेना रहता है। हाँ नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटेलिजेंस ट्रेट्स डिपेंड ऑन द थिंकिंग ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स मोर द entanglement of it this linking more the intelligence. This opinion was put forth by Thorndike in which of the following theory। के पहले सवाल का मतलब पढ़ते हैं कि खास जहानत
ये अज़्वी खलियात और अज़्वी रेशो के गिरने पर मुनहसिर होते हैं। जुड़ने होगा, तो जुड़ने की पेचीदगी जितनी ज्यादा होगी जहानत का मेयार उतना ही बढ़ेगा। तो थॉर्नडाइक के किस नजरिए में ख्याल को पेश किया गया? मिकदारी नजरिया, दिमागी तरबियत के जाब्ते का नजरिया, दो आलमी दो आमिली नजरिया या कसीरुल आमिल नजरिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन, क्वांटिटेटिव थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी कौन सी थी? जो कि नर्व एंड नर्व फाइबर्स, नर्व सेल और नर्व फाइबर्स पे था। लिंकिंग जितना जोड़ते जाएंगे उतना इंटेलिजेंस बढ़ेगा, ये थ्योरी। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है थॉर्नडाइक पर। तो क्या रहेगा इसका? है सेकंड, क्वांटिटेटिव थ्योरी, मिकदारी नजरिया, मिकदार की बेस पर, बुनियाद पर। नेक्स्ट है 65th क्वेश्चन। The psychologist who brought the concept of emotional intelligence in front of the world in 1995, साइकोलॉजिस्ट जिसने नजरिया रखा इमोशनल इंटेलिजेंस का, ईआई का, 1995 में, उसका नाम क्या है? पीटर सैलोवी, विलियम जेम्स, डेनियल गोलमैन, जॉन मेयर। हाँ सर, डेनियल गोलमैन है सर, लेकिन 1905 में सर अपने पेटर भी, इन्होंने भी यही जहानत पे वेट किया। अगर दोनों आते हैं, अगर 1905 आता है तो फर्स्ट रहेगा, और 1995 आता है तो डेनियल गोलमैन 95 के हिसाब से, और 1922 में फर्स्ट स्थापना के हिसाब से पीटर स्लोवी। तो उसका है 66 क्वेश्चन है, जिसका है थर्ड। ये सेट बी चल रहा है, ये सेंटर के देखना है जवाब। तो ये सेट बी था, तो थर्ड डेनियल गोलमैन इज राइट है। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हेन अ स्टूडेंट गेट्स लॉस मार्क्स इन एग्जामिनेशन, देन द सेज दैट he says that the question paper was very difficult। एक बच्चे को जब कम मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन में तो कहता है कि पेपर बहुत मुश्किल था। दिस इज निगेटिविज्म, सेल्फ पनिशमेंट, आइडेंटिफिकेशन, ये प्रोजेक्शन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। चाहिए कशाकश को कम करने की, इम्तिहान में कम नंबर हासिल होने वाले, जो सवाल पर्चा है। मुश्किल था कहने से मुराद क्या है? कौन सा दिफाई निजाम? वो ताजीरी अमल, फ़हीनियत, ये फिर मुनाफत या इजलाल। तो खुद से कह रहा है, सेल्फ सेल्फ खुद से कह रहा हूँ तो फिर खुद से ताज़ी अपनी छीनो। दिफाई निजाम मतलब बचाव का, यानी कि जो भी एक उसके डिफेंस में कह रहा है वो, कि एग्जाम टफ था, वो खुद की एबिलिटी को नहीं कह रहा। तो सेल्फ पनिशमेंट हो रही है क्या? वो मतलब इसके मतलब क्या निकल रहे हैं? दूसरे का मतलब क्या है कि खुद ताजीरी अमल, यानी कि सेल्फ पनिशमेंट, खुद को पनिश करना। निगेटिविज्म यानी कि मुनाफत, नफी से बना मुनाफत, नफी यानी कि माइनस, तो माइनस करना, रिड्यूस, निगेटिविटी। और आइडेंटिफिकेशन मतलब शनाख्त, जिसको ओइनियत मतलब मानी, तो आइन मायनियत, तो उस हिसाब से आइनियत जो है तो वो हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। और प्रोजेक्शन का मतलब जो आ रहा है तो क्या है? इजलाल, प्रोजेक्शन। तो क्या हो सकता है इसमें? तो वो मैं आपको कौन सा 67, क्या क्या मेरे इस मार्क्स आएगा? 67 का है फोर्थ, और पोजीशन जो कि है प्रोजेक्शन, इजलाल। 67 का फोर्थ, इजलाल। अब प्रोजेक्शन का मतलब हम देखते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब ये केस करता है एक फ्यूचर अमाउंट सिचुएशन बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन, कि पिछला मतलब अगली सेल्स प्रोजेक्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब सेल का एक प्रोजेक्ट होता है अगले 5 सालों के लिए। एक्ट ऑफ मेकिंग लाइट अ पिक्चर और फिल्म अपीयर ऑन अ सरफेस, मतलब आगे का कुछ भी चीजें बताना है ऐसा कि प्रेजेंट सिचुएशन पे जो बेस्ड है।
तो उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। कैलकुलेशन ये गेस होता है फ्यूचर के हिसाब से। यानी अब उसको पता है कि उसका खराब पेपर गया था, तो उसको क्या लग रहा है आगे के लिए कि वो फेल हो सकता है। अब फेल हो गया तो घर में उसको पड़ेंगे डांट और जूते, तो उस हिसाब से बचने के लिए डिफेंस में क्या कह रहा है वो, कि कह रहा है कि एग्जाम में जो है तो बहुत ही टफ पेपर था या बहुत डिफिकल्ट पेपर रहा, जिसकी वजह से घर में अगर ये डिफेंस में मान ली जाए कि अरे पेपर बहुत टफ आया था, ऐसा अ, मान लेते हैं सारे लोग कि अरे बहुत टफ था तो इस वजह से शायद इसको स्कोर कम होगा, बच भी गया तो चलेगा। तो इस वजह से उसका डिफेंस ये हो रहा है। अब निगेटिविज्म क्यों नहीं हुआ? निगेटिविज्म इसलिए नहीं हुआ, निगेटिविज्म का मतलब क्या है, मुनाफिक के नफी, माइनस, निगेटिव नहीं सोच रहा है वो। निगेटिव हम्म। क्यों नहीं सोच रहा है ये, खराब। क्यों नहीं सोच रहा नेगेटिव? सर उसको तो आत्महत्या कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ ऐसे बोला ही नहीं उसने, को मैं सुसाइड हाँ करूंगा। मतलब हाँ अब मैं बहुत हाँ निराश हो गया, अब मैं पेपर नहीं देने वाला अगली बार। तो निगेटिविटी ये हो गया, जैसे सीटेट टीटी देने के बाद स्टूडेंट ने बोला कि अब ये लास्ट चांस था, हाँ। मेरा नहीं निकल रहा, वो निगेटिव में चला गया। हाँ अगर वो बोल रहे हैं कि सीटेट टीटी देने के बाद पेपर टफ आया था, तो फिर मतलब वो क्या आ रहा है कि एक प्रोजेक्शन हो रहा है। और आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त मतलब सिर्फ ये जानना, तो जानने के लिए नहीं गया था कि मतलब पेपर टफ है आसान है, मतलब उसको एक इंस्पेक्टर नहीं था ना, पेपर जैसे फूड इंस्पेक्टर होता है वो जांचता है आइडेंटिफाई क्या चीजें मिलाई जा रही है क्या नहीं। तो वो नहीं था, और सिर्फ पनिशमेंट मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना, के घर में आके टक्करे ले रहा है दीवार से, सब सामने आ रहे दोस्तों बोल रहे हैं हाँ। कि क्या हो रहा है, तो बोल रहा है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया इसलिए सिर्फ पनिशमेंट हो रही है इस वजह से। हाँ ये हो सकता है कि सीटेट टीईटी देने के बाद में काउंटिंग पनिशमेंट होती है घर में, ससुराल वालों में, इसमें वो एक अलग चीज होगी, लेकिन सेल्फ पनिशमेंट ये वाला उसमें ऑप्शन नहीं रखा हुआ था, तो प्रोजेक्शन हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है कि फॉलोइंग आर सम वेज ऑफ डिक्रीजिंग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। कुछ रास्ते और कुछ तरीके हैं जिसके जरिए आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कॉन्फ्लिक्ट का हमने इंग्लिश में क्या देखा था कि झगड़ा तनाजा या कशीदगी, लड़ाई। कशीदगी मतलब आएगा, तो जहनी कशीदगी जो होती है उससे बचने के लिए आप क्या तरीके अपनाएंगे? तो कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब तीन सही रहेंगे तो एक गलत रहेगा, वो आपको बताना है। जहनी कशाकश को कम करने की कुछ तदाबीर दी गई है, तो नामुनासिब कौन सी? कशाकश होने पर बिला वजह तावीली हीले देने की जरूरत नहीं है, फैसले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करना, इम्तनाई बातों के बारे में ज्यादा ना सोचा जाए, तजुर्बेकार अफराद से मशवरा किया जाए। इन्होंने तो इसमें सबको टिक कर दिया है, सेकंड है। क्योंकि ये अलग है इसलिए। नहीं सर, ताकि परेशानी कम करने के लिए जो चार्ज होने की हिला वजह हाँ इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। देर इज नो नीड ऑफ रैशनलाइजेशन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, के रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है, मतलब कि कशाकश होने पर बिला वजह तावीली हीले देने की जरूरत नहीं, कि मतलब क्यों हुआ था क्या हुआ था, एक तावील तवील हीले, कि कशाकश होने के बाद हीले बहाने बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है कि कैरी आउट द डिसीजन टिल एंड, कि फैसले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करना, काम करने, कोई भी फैसला अगर लिए तो अंजाम तक, यानी कि अगर आपने डिसीजन ले लिए तो कोई भी चीज का उसको कर कर ही रहना टिल द एंड। डू नॉट थिंक टू मच अबाउट एक्सक्लूडेड थिंग्स, इंक्लूड एक होता है और एक एक्सक्लूड मतलब निकली हुई इम्तनाई बातें, तो इम्तनाई मतनो, तो जो एक्सक्लूडेड है, जो निकल गई बातें, उसके बारे में ज्यादा ना सोचा जाना। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे सर से बाल गिर गया तो अब उसके बारे में क्या सोचना, तो लेकिन इंसान सोचते बैठा है कि मेरे मतलब बाल झड़ गए इतने ज्यादा, इंटरनेट, तो इसके एग्जाम्पल में रख सकते हैं कि मतलब ज्यादा ना सोचा जाना, थिंकिंग टू मच अबाउट। अब इसमें जो है तो टू की स्पेलिंग गलत लिखी है उन्होंने, टू मच मतलब दो, तो टी डबल ओ टू वाला रहेगा इसमें, एक्सक्लूडेड थिंग, ये जो निकल गई चीज है उसके बारे में ज्यादा ना सोचे जाना। उसके बाद में है मतलब अगला के तजुर्बेकार अफराद से मशवरा किया जाए, कि तजुर्बेकार अफराद से मशवरा किया जाए मतलब क्या रहेगा कि एडवाइस ऑफ मोर एक्सपीरियंस पर्सन से एडवाइस लेना। हाँ सर, जैसे सर इसके ताल्लुक से दैनिक कशाकश में मतलब ये है सर, अगर फर्स्ट कीजिए कोई मैरिड है, तो सर अगर उनके कुछ जहनी तौर पर जो मुंतशिर है दिमाग सर, तो उसमें फैसला लेने की जो, अगर ऑन द स्पॉट अगर फैसला लेंगे तो वो गलत रहेगा सर।
ये नामुनासिब रहेगा सर, जहनी कशाकश हाँ कम करने के लिए। और अगर ऐसे मसले हैं तो किसी से मशवरा करना, एक ये पॉइंट रहेगा सर, पॉजिटिव पॉइंट। आप उसको डील कर सकते हैं कैसा, आप एक हाँ, तो इसका कशा हम पहले जो है तो ये देख लेते हैं आंसर एग्जैक्टली क्या आ रहा है। तो उसका आ रहा है फर्स्ट, फर्स्ट। जो कि देर इज नो नीड ऑफ रैशनलाइजेशन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि जो नहीं रहेगा। तो उसका मतलब क्या आ रहा है कि उसको तावील हीले देने की जरूरत नहीं है। मतलब जो चीज हो गई कशाकश होने पर, यानी कशाकश कोई चीज हो गई तो उससे हीले क्यों हुआ था, कब हुआ था। मतलब ऐसा अगर से ज्यादा नहीं कोई भी चीज हो गई कि जहनी कशाकश में कोई मुब्तला ऐसे कि अगर फेल हो गया कोई कैंडिडेट, या सीटेट में कम मार्क्स आए, या कोई भी चीज में, तो उसमें ऐसा नहीं था कि उसमें आंसर की गलत मिला था और जो है तो जाने के बाद में एग्जामिनर ने आधा घंटा लेट दिया, 5 मिनट पहले हमारे को टाइम नहीं बचा था। तो वो चीजें तावीली हीले देने की जरूरत नहीं है। आपने फैसले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करना है, यानी कि और एक बार सीटेट दीजिए या फिर टीईटी जो भी है उसको अंजाम तक पहुंचाइए कि आपने डिसीजन लिए थे कि आपको ये करना है, तो आगे बढ़िए। इम्तनाई बातों के बारे में ज्यादा ना सोचे जाए। मतलब कि जो मतलब बातें निकली हुई है तो उसके बारे में भी, अब जैसा कि पहले क्या हुआ था, तजुर्बेकार अफराद से मशवरा लेना, ये पॉजिटिव में आ रहा है। ये चीजें पॉजिटिव में है, ज्यादा ना सोचना, मशवरा लेना और फैसले को अंजाम देना। लेकिन हीले की जरूरत नहीं, ये वाला नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज generalization factors during transfer of learning, but transfer through formation of ideals and attitude is more effective. This theory of transfer through forming ideals and attitudes was put forth by which of the following psychologist? कि जनरलाइजेशन फैक्टर जो होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, मतलब लैंग्वेज की मुंतकिली में लर्निंग की, जिसमें देखते हैं कि आमोजिश की मुंतकिली के हिसाब से अज्जाए में उमूमियत होती है। उमूमियत होना तो क्या है, जनरलाइजेशन आम होती है। पर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ आइडियल्स एंड एटीट्यूड्स इज मोर इफेक्टिव। लेकिन क्या होता है कि लेकिन मुंतकिली के लिए उस मजमून का कोई फेल बा मकसूद हो और मकसद के लिए पुरखुलूस ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए करने के लिए कहा जाए तो वो ज्यादा मौसर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि बट ट्रांसफर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ आइडियल्स एंड एटीट्यूड्स इज मोर इफेक्टिव। ये थ्योरी जो है, दिस थ्योरी ऑफ ट्रांसफर थ्रू फॉर्मिंग आइडियल्स एंड एटीट्यूड्स वाज पुट फॉर्थ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। तो किस साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी रखी थी? पाउलो, या फिर बैगले, जड, या फिर थॉर्नडाइक? बैगले। पाउलो, बैगले, जड, या फिर थॉर्नडाइक? हेरन टाइप। उम्मीद का नजरिया देखने में थी। मैंने तो बोला बैगले। तो 69 का है सेकंड, वेगले, ये वाला सही है। और वेगले वेगले ऐसा इसको लिंक कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 वाला। द परसेप्शन प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड इन लेटर चाइल्डहुड स्टेज एक्वायरिंग वेरियस एक्सपीरियंसेस थ्रू सेंस ऑर्गन्स goes through some stages. Which of the following is not a stage of this perception process? कि परसेप्शन प्रोसेस एक चाइल्ड का लेटर चाइल्डहुड स्टेज में एक्वायर करता है वेरियस एक्सपीरियंसेस थ्रू सेंस ऑर्गन्स गोज थ्रू सम स्टेजेस में। तो इनमें से कौन सा एक स्टेज नहीं है परसेप्शन प्रोसेस का? इन्यूमरेशन, डिस्क्रिप्शन, इवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन? कि बचपन में बच्चों की जहनी और जज्बाती इस्तेदाद की नशोनुमा में हिस्सी आज़ा के जरिए मुख्तलिफ तजुर्बात में हासिल करने वाले बच्चों के इदराकी अमल के मराहिल से कौन सा मरहला नहीं है इसमें से? शुमार करना, बयान, मदरशनासी, या फिर मानी अक्स करना? इनिमरेशन, डिस्क्रिप्शन, इवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन? तो उसका थर्ड वाला सही है, पदर शनासी वाला, जिसका है एवल्यूशन इस तरह से।
अब 71 वाला क्वेश्चन लगाते हैं। तो 71 इस तरह से है। तो ये सवाल क्या है कि हेरिडिटी एक्वायर्ड बाय अ चाइल्ड इज डिसाइडेड ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे क्रोमोसोमिक एंड जीन्स एंड दिस करेक्ट द चेंजेस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेरिडिटी इज नॉट करेक्ट। तो हेरिडिटी से मुतालिक इनमें से कौन सा सही नहीं है जवाब, ये देखना है। तो इसमें क्या है, 71 के बच्चे की विरासत क्रोमोसोम और जीन की मदद से इस्तकरार हमल के वक्त ही तय होती है और उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। विरासत से मुतालिक इनमें से कौन सा बयान इसमें से मुनासिब नहीं है। तो पहला क्या है कि बच्चे की जिस्मानी हालत और उजलाती निज़ाम पर विरासत का असर होता है। दूसरा, जिल्द का रंग, बालों के रंग वगैरह पर विरासत का असर होता है। वालिदैन से हासिल किया हुआ इल्म, महारत, दिलचस्पी आने वाली नस्लों में मुंतकिल होती है। जहनी खासियत, जहानत भी विरासत से हासिल होती है। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी होता है फिजिकल फीचर ऑफ फिजिक ऑफ चाइल्ड। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन कलर ऑफ स्किन एंड हेयर। नॉलेज। तो इसका 71 का है थर्ड वाला, जो कि एक नॉलेज, स्किल और इंटरेस्ट एक्वायर होता है पेरेंट्स से और ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में। मतलब एक्वायर मतलब हासिल करना, कि नॉलेज, स्किल और इंटरेस्ट। इंटेलिजेंस विच इज मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो एक्वायर्ड। तो इंटेलिजेंस जो कि मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियत ये नहीं आती। जहनी खासियत, जहानत विरासत से नहीं मिलती। जिल्द का रंग, बालों के रंग वगैरह का विरासत पर असर, एज इट इज अलग अलग भी हो सकता है। देयर इज इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन द कलर ऑफ स्किन एंड हेयर। और उसी तरह से क्या है कि बच्चे की जिस्मानी हालत और उजलाती निजाम पर विरासत का असर। हाँ, तो जो नहीं था, पूछा क्या था, मुनासिब जो नहीं है। तो वालिदैन से हासिल किया हुआ इल्म, महारत और दिलचस्पी, जैसे डॉक्टर का बच्चा डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बनेगा, टीचर का टीचर नहीं, उस तरह से ये मुंतकिली नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट है 72 के बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट प्ले एन important role in development of person. Which of the following is depend on heredity only? तो सिर्फ विरासत पर कौन सा निर्भर करता है? मेंटल डेवलपमेंट, एज ऑफ मैच्योरिटी, पर्सनालिटी, इमोशनल लाइफ। तो कौन सा ये 72 है? क्वेश्चन नंबर 72। पेज नंबर ये है 9। 72 सिर्फ विरासत पर मुनहसर होता है। विरासत और ये माहौल दोनों अज्जा अहम रोल है, लेकिन सिर्फ विरासत पे जो मुनहसर है। सने बलोगत, शख्सियत, जज्बात, माहौल से भी होती है शख्सियत, माहौल से भी होता है जज्बात की जिंदगी, वो भी माहौल से भी होती है। एज ऑफ मैच्योरिटी। तो एज ऑफ मैच्योरिटी तो हम देखते हैं 72 का सेकंड सही जवाब है। उसके बाद में है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेंसेशन। कौन सी चीजें जरूरी है फॉर्मेशन ऑफ सेंसेशन के लिए? एक्सटर्नल जो है तो स्टिमुलाट इज नीडेड, कॉम्पिटेंट, सम ऑर्गन्स आर नीडेड, वी शुड हैव द विश, नर्वस सिस्टम इज नेसेसरी। तो ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी। ऐसा सेंसेशन के लिए पैदा होने वाले दर्ज झैल में से कौन कौन से नुकात जरूरी है? खारिज महिज मुहर्रिक की जरूरत होती है। अहले हिस्सी आज़ा की जरूरत होती है। अपने ख्वाहिश होना जरूरी है। आसाद अजबी
आज भी निजाम की जरूरत होती है। जानकारी नहीं आ सकती ए सी उसका है फोर्थ वाला राइट, जो कि है सिर्फ ए बी और डी, सी नहीं है। अपनी ख्वाहिश होना जरूरी नहीं, ये नहीं है। खारिज मुहिज मुहर्रिक की जरूरत, अहले हिस्से आजा की जरूरत और अजबी निजाम की जरूरत, तीनों भी है। एक्सटर्नल स्टिमुलट इज नीडेड, वी शुड हैव द विश, ये वाला नहीं है। If a stimulant is incomplete, then the nervous system tries to bring completeness to it. For example, E, D, N in these letters, we do not think about the gaps but still pursue the meaning. This happens because of which of the following principle: proximity, inclusiveness and closure, continuity, similarity. तो 74 का है कि कोई मुहिज नामुकम्मिल हो तो उसे तकमील तक पहुंचाने का अज़्म निज़ाम के जरिए होता है काम। तो ई डी एफ की जगह पर तवज्जो ना देने से भी जो मुकम्मिल इदराक होता है, तो इदराक के किस उसूल से होता है, किस उसूल की वजह से ऐसा होता है? शमूलियत, कुर्ब, तसलसल, ममासिलत, प्रॉक्सिमिटी, इंक्लूसिवनेस, कंटिन्यूटी, सिमिलरिटी। उसका है सेकेंड, शमूलियत। कोई भी मुहिज नामुकम्मिल हो तो ये पहुंचाने का काम अज़्म निज़ाम के जरिए होता है, और ईडीएफ की खाली जगह पर तवज्जो ना देने से भी मुकम्मिल अदराक होता है, तो ये शमूलियत की वजह से होता है। इंक्लूसिवनेस एंड क्लोजर से। डिफरेंस बिटवीन रिसेप्शन एंड इमेजरी are given in the following statements. Which are the following statement is not correct? There is non-liveliness in imagery than perception. तो ये भी ऊपर परसेप्शन है, उसको रिसेप्शन कर दिया। परसेप्शन, imagery is a copy of perception. Actual cognition of an object is perception. Perception does not contain bits and pieces. Brokenness can be felt in imaginary. तो 75 के दर्ज झैल बयानात में इदराक और मुतखय्यला में फर्क है, इनमें से कौन सा मुनासिब नहीं है? मुतखय्यला इदराक की बनिस्बत ज्यादा से ज्यादा जानदार होती है। मुतखय्यला इदराक की नकल होती है। हकीकी शय के वकूफ से मुराद इदराक के साबिक़ा तजुर्बात को ताज़ा करना यानी मुतहय्यला है। और इदराक हिस्सों में बटा हुआ नहीं होता, मुतहय्यला में हिस्सों में बटने का एहसास होता है। उसका है फर्स्ट, मुतखय्यला मुनासिब जो नहीं है, इदराक की बनिस्बत ज्यादा ज्यादा जानदार होती है, गलत है। मुतखय्यला इदराक की नकल होती है, ये वाला है कि हकीकी शय के वकूफ से मुराद इदराक साबिक़ा। मुतखय्यला मतलब ख्याल, इमेजरी। हाँ, तो ये वाला नहीं है कि देयर इज नॉन लिवलीनेस इन इमेजरी देन परसेप्शन। Images copy, perception is सही है। Actual cognition of object is perception. Perception does not contain bits and pieces, or brokenness can be felt in imaginary. Next are the process which creates an unique mental picture with the help of sensitive images from the imagery world is called as, क्या होता है जो एक पिक्चर बनाता है, इमेजरी यूनिक मेंटल पिक्चर को? सेंसेशन, इमेजेशन, इमेजिनेशन, इमोशन या मोटिवेशन। काम मुतखय्यला में मुंतखब मुतखय्यात की बिना पर एक मुनफरिद ज़हनी तस्वीर बनाने के अमल को क्या कहते हैं? तखय्युल, एहसास, जज्बात या तहरीक। तखय्युल। हाँ, तो टू इज राइट, इमेजिनेशन उसको कहते हैं, तखय्युल। नेक्स्ट है कि एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एंड प्रिपेयरिंग अ प्लान ऑफ टू सॉल्व इट मीन्स थिंकिंग प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थिंकिंग प्रोसेस आर ट्रू?
इनमें से थिंकिंग प्रोसेस कौन सा सही है? प्रॉब्लम के तज्जिए के लिए प्रिपेयर अपने प्लान को। तो उसका ऑप्शन देखिए, वर्ड्स, इमेजेस, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स आर द सिंबल्स ऑफ थिंकिंग। स्मॉल चिल्ड्रन कैन ऑन द बेसिस ऑफ मोटर स्किल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम वन थिंग बाय रीजनिंग। मसले का तज्जिया करके उसे हल करने के मंसूबे बनाने से मुराद गौर फिक्र है। गौर फिक्र के बारे में इनमें से कौन सा बयान सही है? लफ्ज मुतखय्यल, तखय्युल, तसव्वुरात, ये गौर फिक्र की अलामतें हैं। छोटे बच्चे अलामतों के जरिए गौर फिक्र कर सकते हैं, बच्चे हरकी महारतों के जरिए गौर फिक्र नहीं कर सकते। हम बारहा बार बार मुंतकिली गौर फिक्र करते हैं। मतलब इमेजिन मुंतकिल गौर फिक्र। ए बी और ए बी हाँ ए डी या फिर ए बी ऑप्शन फर्स्ट या फिर ऑप्शन ए डी ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन फोर तो 77 का है फोर्थ, देखिए ए एंड डी ओनली, सिर्फ ए और डी, जिसमें क्या है कि लफ्ज मुतखय्यला, तखय्युल, तस्वरा की गौर फिक्र की अलामतें हैं, और हम बारहा गौर फिक्र करते हैं। मुंतफी गौर फिक्र, हरकी महारतों के जरिए गौर फिक्र नहीं कर सकते, गलत है, कर सकते मतलब। और छोटे बच्चे अलामतों के जरिए गौर फिक्र कर सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे पार्ट 2 में, ये 71 से। सीटीपी का टीईटी 2019 का ये पार्ट 2 है, जिसमें हमने कल यहाँ तक देखा था। तो इसका जो 78 क्वेश्चन है, फर्स्ट ये है, इंग्लिश और उर्दू हमको इसमें दोनों में पढ़ना है पहले। इट इज नेसेसरी टू यूज प्रिंसिपल्स while टीचिंग इन ऑर्डर टू मेक आवर टीचिंग इफेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल, के ये जरूरी है उसूलों का यूज करना पढ़ाते वक्त में कि हमारी टीचिंग मौसर साबित हो। तो इनमें से कौन सा सही प्रिंसिपल नहीं है उसूल? पहले का स्टूडेंट शुड बी द एंटायर पॉइंट ऑफ टीचिंग, सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट हो। दूसरा के ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रेडिक्टरमाइंड इन इफेक्टिव टीचिंग, तो प्रेडिक्टेड हो। या फिर तीसरा है कि यूज ऑफ प्रॉपर टीचिंग एड्स शुड बी डन विद टीचिंग। उसके अलावा है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू लिंक टीचिंग यूनिट्स विद लाइफ एंड लाइफ एक्सपीरियंस, ये जरूरी नहीं है कि लिंक करना टीचिंग को लाइफ और लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ना। तो इसका 78 का क्या है उर्दू में कि मौसर तदरीस के लिए तदरीसी गुर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो कौन सा गुर या उसूल मुनासिब नहीं है? पहले के तदरीस मुताल्लिम मरकूज होनी चाहिए, और दूसरा के मौसर तदरीस में मकासद पहले से तय किए जाए। तीसरा के तदरीस में मुनासिब वसाइल इस्तेमाल किए जाए। चौथा के दौरान तदरीस इकाइयों को जिंदगी के तजुर्बात से मरबूत करना गैर जरूरी है। ऑप्शन 40 का स्टार्ट तो देखते हैं, उसका है फोर्थ सही जवाब। ये जो सेट है तो इसमें बी के हिसाब से ही चल रहा है, मतलब ये जो कोड है हमारा बी वाला है, तो इसमें सेकंड वाला रहेगा। तो इसका है फोर्थ वाला सही। उसके बाद नेक्स्ट के विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ टीचिंग हैज ऑब्जेक्टिव डेवलपिंग द स्टूडेंट्स बाय सर्चिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हिडन ट्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड thereby helping to create a creative association with social environment and total environment। तो क्या है कि पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ये सोशल इंटरेक्शन मॉडल। तो दूसरे और तीसरे में क्या फर्क है? सोशल इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल सर दोनों सेम ही दिया गया। इसमें देखते हैं 79 कि इनमें से कौन से तदरीसी नमूनों का मकसद तलबा की खुसूसियात और मुख्फी सलाहियतों कुव्वतों को तलाश करना, नशोनुमा करना, उसके जरिए समाजी माहौल और तमाम माहौलियात से तख्लीकी रब्त कायम रखने में मदद करता है। ज़ाती नशोनुमा के नमूने या मालूमाती अमली नमूने, बर्ताव में तब्दीली, या फिर समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने।
तो कौन सा रहेगा इसमें से? फोर्थ आएगा सर, दौरान तजदीद इकाइयों को जिंदगी के तजुर्बात से मरबूत करना जरूरी है। ये वाला तो खत्म हो गया ना, ये फोर्थ सही जवाब है आपका। लेकिन अभी ये 79 ये वाला नीचे है। मुख्फी सलाहियत और कुव्वतों को तलाश करना, तख्लीकी रब्त कायम करने में मदद रखता है। तख्लीकी रब्त यानी क्रिएटिव जो कम्युनिकेशन कनेक्शन है, तो उसके लिए जिसको क्या है, एसोसिएशन, जुड़ना, मरबूत होना, तो उससे कहा गया एसोसिएशन। समाजी माहौल और तमाम माहौल से तख्लीकी रब्त। और मुख्फी यानी छुपी हुई। तो फर्स्ट सही जवाब है जाती नशोनुमा, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट है कि लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन और डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स परसेप्चुअल, कॉग्निटिव, मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्ट्रक्चर which functions as guide to some adequate and satisfying adjustment। जैसे कि यहाँ पर है कि आइडिएशनल, वर्बल, मोटर, इमोशनल, in both the specific situations and related problems and situations, who put forth this definition of learning? फ्रेंडसन, नॉर्मन, एलमोन या फिर वुडवर्थ या मोरफी? ब्रैंडसन, नॉर्मल, एंडसन, वुडवर्ड, मोरफी। मखसूस हालात या माहौल से मुताबिक फर्द की इदराकी, वकूफी तहरीक, जज्बाती साख्त में लफ्जी और जुज की या हर की होगा, हर की जज्बाती सतह पर जो तब्दीलियां होती है उन्हें आमोजिश कौन सी कहते हैं? ये तदरीस की तारीफ किस माहिर नफ्सियात ने पेश की? सेकंड नॉर्मल, नॉर्मन एल्सन या फिर वुडवर्थ या फिर मोरफी? नफसी हल्की का तो तो देखते हैं उसका। उसका है फर्स्ट वन, फर्स्ट में क्या है, फ्रेंडसन। तो फ्रेंडसन याद रख लीजिए और एक मरतबा कि मखसूस हालत या माहौल से मुताबिक फर्द की इदराकी, वकूफी तहरीक और जज्बाती साख में लफ्ज जो उसकी जज्बाती सतह पर जो तब्दीलियां होती है उन्हें आमोजिश कहते हैं। ये तारीफ। और उसी तरह से इंग्लिश में याद करते हैं, लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन और डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स परसेप्चुअल, कॉग्निटिव, मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्ट्रक्चर। जिसमें क्या क्या आ जा रहा है, परसेप्चुअल, कॉग्निशन, मोटिवेशनल एंड इमोशनल। यानी आमतौर से जो पीसीएससी के मॉडल में फिजिकल जो आता है, तो यहाँ पी से परसेप्चुअल याद रख लीजिए, सी और एम ई ऐसे याद कर लीजिए, पीसीएमई। इसमें परसेप्चुअल, मोटिवेशनल, इमोशनल हो जाए। हाँ, तो उस फ्रेंडसन से याद रखिए और ज्वाइन होने के बाद म्यूट रखिए करो। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सी खसूसियात लर्निंग की खासियत बताता है? जिसको हम अगर इसमें देखते हैं उर्दू में, तो क्या है कि इस बयान से तदरीस की खसूसियात नजर आती है। पहले के आम जानदारों में ये आमोदिश यकसा होती है, मतलब जानदारों में। दूसरा है कि तवील मुद्दती मश्क न करने पर भी वो बातें याद रहती है। तीसरा, आमोजिश की वजह से तफहीम होती है। आमोजिश जल्द होने वाला अमल है। 81 क्या, लर्निंग पैटर्न्स इज सिमिलर इन ऑल एनिमल्स इवन इफ वन डज नॉट प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वन कैन रिमेंबर इट। लर्निंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। सब
सेकेंड लग रहा है सर। थर्ड। सेकेंड है थर्ड। उसका है थर्ड। लर्निंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, तो ये हो गया थर्ड। तो इसको फिर से पढ़ना है कि शो करता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लर्निंग, सीखने की खसूसियत, मतलब समझने में मदद करता है। क्विक प्रोसेस है लर्निंग, जल्दी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जबकि। और उसके बाद क्या है कि इवन इफ वन डज नॉट प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम वन कैन रिमेम्बर इट, कि अगर ज्यादा समय तक अगर आप मश ना करें तो भी आपको याद रहेगा। मतलब कैसा रहेगा, नॉट प्रैक्टिस, याद अगर आप प्रैक्टिस ना भी करें, कुछ भी कह दिया जाए, आप 4 दिन पहले क्या खाना खाए थे, शाम में या दोपहर। हाँ, लर्निंग पैटर्न इज सिमिलर इन ऑल एनिमल, तो हर एनिमल का अलग अलग पैटर्न होता है सीखने का। उस हिसाब से सही जो स्टेटमेंट है तो वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग, समझने में, तो तफहीम पर ज्यादा मानी चीजों पर होता है, जैसे कि उर्दू हो जाओ या कोई भी हो जाओ या पेडागोजी, तो तफहीम या मानी के ऊपर मानूयत पर ज्यादा जोर दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लर्निंग के बारे में क्या सही नहीं है। लर्निंग शुड क्रिएट परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर, लर्निंग से क्या होता है कि परमानेंटली चेंज हो जाता है बिहेवियर में। दूसरा है कि नेचुरल चेंजेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लर्निंग, नेचुरल चेंजेस को भी आप लर्निंग कह सकते हो। उसके बाद में है कि लर्निंग हैज टू बी बॉट अबाउट क्यूरियस कॉन्शियसली, कॉन्शियसली होता है। चौथा के बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू एक्सपीरियंस कैन बी कॉल्ड एज लर्निंग, जो बिहेवियर में चेंज होता है तो वो एक्सपीरियंसेस की मदद से उसको लर्निंग कहते हैं, तजुर्बात से। तो इसमें पढ़ते हैं हम उर्दू में कि आमोजिश के लिए कौन सा बयान नामुनासिब है, गलत। आमोजिश की वजह से बर्ताव में मुस्तकिल नौयत की तब्दीलियां होना मुतवक्किल है। दूसरा कि कुदरती तब्दीलियों को भी आमोजिश कहा जा सकता है। तीसरा कि आमोजिशी जानबूझ कर अमल में लाई जाती है, या फिर चौथा के तजुर्बात से होने वाले बर्ताव की तब्दीलियों को आमोजिश कह सकते हैं। उसका है सेकेंड। सेकेंड क्या है कि नेचुरल चेंजेस कैन ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग, मतलब वो नेचुरल चेंज किसको कहेंगे, कुदरती तब्दीलियां। कि अगर समझ लो किसी की हाइट बढ़ गई, कोई मोटा हो गया, तो आप उसको लर्निंग कह दे रहे हो, ऐसी बात। तो नामुनासिब ये हो गया आमोजिश जानबूझकर अमल में, क्योंकि सीखना जानबूझ के होता है ना। जैसे आप सीढ़ी पे ऐसा थोड़ी था कि आप चल रहे थे रास्ते में तो पैर में आ गया बैठने में, या फिर एक नेचुरल प्रोसेस इस तरह से, तो ये कैसा, ये सही है। और तजुर्बात से होने वाली बर्ताव की तब्दीली को आमोजिश कह सकते हैं, कि एक्सपीरियंस की बेस पर होने वाले जो चेंजेस है वो आमोजिश का हिस्सा है। और आमोजिश की वजह से बर्ताव में मुस्तकिल नोयत की तब्दीली मुतवक्किल होना, यानी परमानेंट चेंजेस आता है कि जब आपने कोई चीज सीख ली तो उसके अंदर आपके अंदर एक परमानेंट चेंज आ गया। मतलब आपने इंग्लिश, जैसे आपको उर्दू आ गई, तो उर्दू आ गई मतलब ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद आप भूल गए फिर अब उर्दू, या फिर आपने मराठी सीखा, हिंदी सीखा। तो कभी कभार ऐसा है कि उसके बेस पर आप परमानेंट कुछ चीजों में अगर नहीं रहे तो एक अलग चीज है कि थोड़ी सी आप हल्का हल्का उसके टर्म्स भूल जाए, लेकिन आमोजिश एक परमानेंट तौर पर माना जाए सीखने का हिस्सा। उसके बाद है नेक्स्ट के मेंटल स्ट्रेस कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन लर्निंग, सो व्हाट शुड अ टीचर अवॉइड फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाइल टीचिंग। इसका मतलब क्या है कि जहनी दबाव की वजह से आमोजिश पर ना मवाक़े असरात होने के इम्कानात होते हैं। जहनी दबाव यानी स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से आपके लर्निंग पर ना मवाफिक असरात, मवाफिक मतलब साजगार, और ना मवाफिक असरात जिसको क्या कह रहे हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स। इसलिए मौलिम को दौरान तदरीस, पढ़ाने के दौरान किस बात से परहेज करना चाहिए, किस बात से गुरेज करेंगे वो, अवॉइड। फर्स्ट है कि एक्सप्लेन अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बाय यूज ऑफ इजी वर्ड्स, के एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ाए आसान लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा है कि एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट फेलियर, के एग्जाम्पल दे बच्चों को के फेलियर को अपनाइए। दूसरा है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, के बच्चों की प्रॉब्लम को समझे। और चौथा है कि बिहेव
जो है तो ज्यादा रफ्त ना बढ़ाया जाए, तुलबा से ज्यादा रफ्त ना बढ़ाया जाए, तो कर्टली कुछ होगा, कर्टली के उनसे ज्यादा राब्ता ना रखे स्टूडेंट से, तो कौन सा हो जाएगा? परहेज मतलब परहेज गुरेज करना यानी परहेज करना। फर्स्ट सेकंड सर फोर्थ टीचर सर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तलबा से ज्यादा रात तो बढ़ाना चाहिए। फोर्थ सर ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 83 का फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है कि तुलबा से ज्यादा रफ्त ना बढ़ाना, ये गलत हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मास्टरी लर्निंग बाय डॉक्टर ब्लूम इज नॉट करेक्ट। ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से जो है तो मास्टरी लर्निंग इसमें से क्या गलत है? पहला है कि मास्टरी लर्निंग इज रिलेटेड टू क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्यूएशन। दूसरा है कि मास्टरी लर्निंग द ऑब्जेक्टिव्स which are decided are in the learning reach। तीसरा है कि हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर द लर्नर टू अचीव द ऑब्जेक्ट इज सीन। चौथा है कि व्हेन अ लर्नर रीचेस अ डिजायर्ड लेवल इट इज सेड दैट लर्निंग हैज अकर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको उर्दू में कहा जाएगा कि डॉक्टर ब्लूम के उबूरियत हासिल करने के नजरिए से मुतालिक, तो ब्लूम को विलोम भी कभी कभार आ सकता है उसमें, तो उससे समझ लेना है कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी कौन सा बयान नामुनासिब है। तो गलत जवाब। तो पहला है कि उबूरी आमोजिश का ताल्लुक मेयारी हवाला जाती कदर पैमाइश से है। उबूरी आमोजिश, उबूरी आमोजिश को हम क्या कहते हैं? मास्टरी लर्निंग, जिसपे उबूर हो जाए यानी महारत, जिस आमोजिश पर आपको महारत हो जाए, उसका ताल्लुक मेयारी हवाला जाती कदर पैमाइश से है। मेयारी हवाला जाती मतलब, मेयारी मतलब एक क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्यूशन, जिसको कहा जाएगा मेयारी हवाला जाती कदर पैमाइश, ऑथेंटिक माना जाए, सपोज ऐसा कर लेंगे अभी कंसिडर। दूसरा है कि अबूरी आमोजिश में हर मुतालिम के कुव्वत बर्दाश्त के लिहाज से मकासद तय होते हैं। कि अबूरी आमोजिश जो मास्टरी लर्निंग है, तो उसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव आर डिसाइडेड इन द लर्निंग रीच, यानी कि कुव्वत बर्दाश्त मुतालिम, मतलब एक होता है कि उस्ताद को क्या कहते हैं? मौलिम। और तालिब इल्म ना कहते हैं मुतालिम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो मुतालिम यानी जो स्टूडेंट है उसकी कुव्वत बर्दाश्त के लिहाज से मकासद तय होना। दो तीसरा ये कि ये मकसद हासिल करने के लिए मुतालिम को कितना वक्त दरकार है, ये देखा जाता है कि एम को हासिल करने के लिए कितना वक्त लगेगा। और चौथा है कि जिस वक्त मुतालिम मुतवक्के मरहले तय करता है, जैसे कि उससे जो तवक्का रखी गई, तो उस मराहिल से वो गुजरता जा रहा है, तो उसी वक्त तो उसकी आमोजिश हो गई ऐसा समझा जाना। तो गलत बयान कौन सा है? उसी वक्त बोलना उसमें देखते हैं 84 का है थर्ड। थर्ड क्यों? हाउ मच टाइम इज नीडेड, ये टाइम नहीं, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ जो है तो मतलब क्रिएटिव लर्नर होते हैं, जो कि क्या कहा जाता है इसको, मतलब इंटेलिजेंस सुपीरियर चाइल्ड। तो सुपीरियर ये गिफ्टेड चाइल्ड, तो हाँ सुपीरियर के ऊपर गिफ्टेड, तो उसका आईक्यू लेवल क्या होता है 140 वगैरह, 120 के अबव, इस तरह से 140। और सुपीरियर ऐसे अलग अलग आते हैं, एवरेज स्टूडेंट का 75, इडियट मतलब 20 से चालू होगा, ऐसा तो पूरा चार्ट है उसके 20 बेस पर ये है, वो भी थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। और ब्लूम्स टेक्सोनोमी के हिसाब से, तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में पहला क्या है कि उबूरी आमोजिश का ताल्लुक मेयारी हवाला जाती है। अगर उस पर, अगर कोई चीज पे महारत कमांड है, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई, तो आप उसको टेंसेस के हिसाब से बोल सकते हैं कि इसका रूल ये है, यानी आप दिल से नहीं बोल रहे मतलब उसमें, तो वो क्या हो जा रहा है कि मेयारी हवाला जाती कदर पैमाइश, कि उसका एक ऑथेंटिक रीजन है। दूसरा क्या है कि उबूरी आमोजिश हर मुतालिम की कुव्वत बर्दाश्त के लिहाज से, यानी कि अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड है तो आप उसको 10th का नहीं सिलेबस पढ़ा सकते डायरेक्टली, तो उसकी क्या हो गया कि कुव्वत बर्दाश्त के लिहाज से मकासद तय है कि उसको इतना फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसको कितना चीजें कवर कर सकता है, वो कितना पढ़ाना है, उसका कंटेंट क्या है। और चौथा क्या है कि व्हेन अ लर्नर रीचेस अ डिजायर्ड लेवल, और जैसे ही वो एक लेवल तक पहुंच गया तो मतलब उसने सीख लिया, ये सही है। क्यों? क्योंकि मतलब एक लेवल पर जैसे कि अब अगर अल्फाबेट्स है, तो अगर कोई बच्चे का आप टेस्ट लेंगे, इंग्लिश कोई पढ़ने आया, तो उसका देखेंगे पहले पढ़ा करके उसको रीडिंग आ रही है, राइटिंग आ रही है, किसमें कम ज्यादा है। तो अगर उसने जैसा रीडिंग अगर उसकी अच्छी है या राइटिंग अच्छी है, तो उसने एक लेवल को पा लिया, यानी कि उसने वो मकसद को, लर्निंग पा लिया है।
इस तरह से, तो उस वजह से वो रीच हो गया। लेकिन हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर लर्नर, हर एक के लिए एक टाइम नहीं बना सकते, कुछ स्लो लर्नर होता है, कुछ स्पीड वाला, तो इस वजह से ये गलत है ब्लूम्स टेक्सोनोमी के हिसाब से भी, और वैसा पढ़कर भी आप उसको समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट है 85th वाला क्वेश्चन। तो क्या है कि सम रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ एन इन्फेंट एंड देयर प्रोबेबल फंक्शंस आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव शोज द करेक्ट मैच। तब यहाँ जोड़ियां लगाने के लिए आया हुआ है। नवजायदा बच्चे के कुछ अफाल मुनाकिसा, और जैसा साइकोमोटर को कहेंगे शायद, और एहतमाली अमल जैल में दिए गए, तो इसके मुनासिब जोड़ियों का सही मुतबादिल बताना है। रिफ्लेक्स एक्शन और फंक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है उसका, और ये फंक्शन है काम, कार्य, जिसको हम क्या कहते हैं, अफाल मुनाकिसा, उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, रिफ्लेक्स एक्शन। जिसमें इसके एग्जांपल्स भी है, जैसे कि स्टार्टल रोफ्लेक्स, जैसे इससे पहले हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ना अफाल मुनाकिसा में, तो यहाँ पर वो जवाब आ गया। फिजाई मुनाकिसत मतलब हैरान होने का अमल, तो उसके टाइप्स क्या है अफाल मुनाकिसा में, फिजाई मुनाकिसा में यानी कि हैरान होने का अमल, जिसको हम कहेंगे कि स्टार्टल रोफ्लेक्स। तो तैराकी का मुनाकिसा, तैराकी मुनाकिसा, गर्दन हिलाना, कदम रखना। हाँ, तो ये फंक्शंस हो गए, स्विमिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, स्टेपिंग रिफ्लेक्स। अब उसके बाद डिफेंस, अवॉइडिंग डेंजर, सेल्फ डिपेंडेंस और ईटिंग फूड। तो सही मुनासिब जोड़ी कौन सी है। तब इन्होंने बताने के लिए थोड़ा सा बताने की कोशिश की, तो हम देखते हैं कि फिजाई मुनाकिसा यानी हैरान होने का, फिजाइया जैसे जुमले होते हैं, फिजाइया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उससे याद रख सकते हैं कि फिजाइया हैरान होने का मतलब। तो अब उसका क्या बता रहे कि खतरा टालना, टालना, खतरे को टालना। दूसरा क्या है कि तैराकी मुनाफिसत, तहफ़्फ़ुज़ फरोख, गर्दन हिलाना, ग़िज़ा नोशी और कदम रखना, खुद कफालत। तो जरूरी नहीं कि सही हो, गलत भी हो सकता है, तो इसमें से सोचिए एक मरतबा। देखिए ईटिंग फूड तो स्विमिंग में नहीं आएगा, तो किस में आ सकता है ये बोलिए, ग़िज़ा नोशी किस में आ सकता है, कदम रखने में भी नहीं आएगा, गर्दन हिलाने में, हाँ हो सकता है, खाना खाते वक्त खाना खाते वक्त में, हाँ, तो ये आ सकता। तो अगर ए का थर्ड है तो ऑटोमेटिक, अगर ए का थर्ड मिल गया तो फिर वो ऑटोमेटिक सेकंड जा रहा है, जो कि ये जो जोड़ियां लगाई हुई है उस तरह। तो हम उसको देखते हैं, हाँ 85 का, तो सेकंड, सेकंड इज राइट। तो क्या है कि फिजाई मुनाकिसा हैरान होने का अमल, तो खतरा टालना, तैराकी मुनाकिसा, तहफ़्फ़ुज़ फरोख, गर्दन हिलाना, ग़िज़ा-नोशी और कदम रखना। कोई एक चीज भी आपने लगा दी और अगर उसमें कॉमन है तो बाकी मिल सकते हैं फिर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द चिल्ड्रन हैविंग डिसलेक्सिया। इनमें से कौन सा गलत है चिल्ड्रन जिनको डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में अक्षमता, और जिसको कहेंगे हम लिसानी माजूरी वाला भी, जुबानी माजूरी। तो इसमें लफ्ज याद करना मुश्किल होता है, अददी तरतीब में गलती करते हैं, गैर जरूरी हरूफ को जोड़ते हैं, या फिर कागज पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। लेकिन बाएं से दाने दाएं जानिब जो पढ़ना, बाएं से दाएं कैसा होता है, बाएं कौन सा है, बाया राइट टू लेफ्ट में पढ़ना मुश्किल होता है लिसानी माजूरी। अभी जरूरी नहीं कि आप कोई भी मेथड हो सकता है, ये कंफ्यूजन है, क्योंकि आधों को लगेगा कि इंग्लिश इधर से पढ़ी आएगी और इधर से जो है तो उर्दू, तो वो वर्ड की मतलब उल्टे सीधे वर्ड होना, इरिवर्सिबिलिटी उसको कहा जाए, इरिवर्सिबिलिटी, तो फिर दोनों में भी मैच हो जाएगा। जैसे कि सर वॉल्स को 100 कर देना। हाँ वॉल्स को 100 वगैरह, तो लेफ्ट टू राइट ऐसा जरूरी नहीं, डिफिकल्ट फॉर देम, और ज्वाइन अननेसेसरी लेटर्स, वो रॉन्ग इन पुटिंग नंबर्स इन सीक्वेंस, रिमेम्बरिंग वर्ड्स इन डिफिकल्ट फॉर देम। तो क्या रहेगा इसमें, याद करना मुश्किल है, ऑप्शन फर्स्ट। ये रीजन गिव कौन सा ना मुनासिब मतलब एक गलत है इसमें। फोर्थ है इसमें ग्रेजुअली जो आदत करते हैं बहुत करते हैं। अभी फिलहाल वो सामने बढ़ गया, सामने बता सर फर्स्ट क्या याद करना मतलब सर तीन तीन पॉजिटिव रहेंगे, एक नेगेटिव रहेगा ना सर, ना मुनासिब है।
नाम पैसे लगाओगे अच्छा कैसा? उसका आंसर क्या है? या फिर थर्ड ईयर जाओगे और ऑनलाइन से जवाब कोई? ये बहुत कंफ्यूज है इसका, सीटेट में भी और टीईटी में भी। हालांकि बहुत आसान है, पढ़ने से रिलेटेड ये चीज है। और उसके अलावा क्या है कि जैसे सीटेट हो गया, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जितने भी बीमारियां हैं तो सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़े होते हैं। एक चीज याद रखना, कभी कभार ऐसा भी आता है न्यूरोलॉजिकल। और डिसलेक्सिया के अंदर उसकी डेफिनेशन में ये आता है कि वो जो है तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ वर्ड्स में वो चीज आ सकती है। तो हम देखते हैं कि इसका है फोर्थ, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ वर्ड्स, जिसको हम कहेंगे कि आय से जाने पढ़ना मुश्किल होता है, डिसलेक्सिया। जिसमें अगर आपको डायरेक्ट जैसे तारे जमीन पे बच्चे की एग्जांपल जो देख ले, तो उस हिसाब से फिर आपको उल्टे रिवर्सिबिलिटी का समझ में आ जाता है। लेकिन हमेशा जो है तो इसमें चूक जाते हैं सारे स्टूडेंट्स। लफ्ज याद करना मुश्किल होता है, तो लफ्ज कोई अगर डिफिकल्ट हो तो आम बच्चे को भी मुश्किल होगा। कोई लफ्ज जैसे कि इंग्लिश के कोई ऐसे लफ्ज है, जैसे कि हाइपरबली एक आता है, समझो हाइपरबोल बोलते हैं उसमें। थोड़ा पेडागोजी को बहुत सारे पेडागोगी बोलते हैं, अभी ऐसा पेडागोजी को ही बोलते हैं। तो वो तो मतलब आम बच्चों को भी लफ्ज याद करना एक मुश्किल होने में आ सकता है, अददी तरतीब में गलती। क्या है तो नाम मुनासिब है ना? हाँ, नामुनासिब। तो मुनासिब है ना सर, चौथी वाली वो तो उसकी लिसानी माजूरी रखने वाले बच्चों से मुंसलिक जुड़ी हुई, तो नामुनासिब। नामुनासिब है। मतलब उसमें क्या है, दो चीजें रखी है। तो पहले हम ऊपर से आएंगे, अददी तरतीब में गलती करते हैं मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं कि गो रॉन्ग इन पुटिंग नंबर्स इन सीक्वेंस, के नंबरों को सीक्वेंस में रखने में गलती करते हैं। मतलब वो विजुअल अपेजिया में एक आ जाता है, वो अलग आता है वो बीमारी। उसके अलावा गैर जरूरी हुर्फ को जोड़ देते हैं, मतलब जो हुर्फ नहीं जोड़ रहा उसको जोड़ते हैं। तो कागज पे तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, ये वाला उसमें पॉजिटिव रख दिया गया है। लेकिन बाई से दाई जाने तो वो दोनों में कमजोर होते हैं, इस वजह से वो नामुनासिब हुआ। मतलब इसमें आधा उन्होंने पॉजिटिव रख के दिया ताकि मतलब कंफ्यूज हो सारे स्टूडेंट्स। हाँ, दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द पेपर, कि पेपर पे तो कॉन्सेंट्रेट, अगर वो पढ़ेगा गलत तो लिखेंगे भी गलत, और यहाँ तक कि आवाज भी, बोलने में भी उसकी गलती हो जाएगी। कभी कभार ये भी आता है कि तलफ्फुज में गलती कर देते, डिसलेक्सिया। लेकिन आपको लगेगा कि पढ़ने से मुताल्लिक है, तो ये तो बोलना हो गया, तो तलफ्फुज में भी गलती हो जाती है। तो डिसलेक्सिया के जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है, उसको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना है। भले उसमें आपने 2-3 घंटे डाल देना है एक टॉपिक में, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे मार्क्स आते हैं, डिसलेक्सिया, अपेजिया वगैरह। मतलब ये सारे। तो इसमें कैसा था कि कागज पर तवज्जो तो मरकूज कर सक रहे हो, लेकिन बाई से दानी सिर्फ पढ़ना, तो सिर्फ पढ़ना ऐसा बोलना था। तो जब वो पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत, और तलफ्फुज भी गलत निकालेगा, ये याद रखना। और बाकी चीजें अ, ये कॉमन चीजों में भी आ जाती है। उसके बाद है कि इफ द सीक्रेशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीजेस, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो इंक्रीज होता है सीक्रेशन, तो ये क्या होता है, इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन इंक्रीज, इंटेलिजेंस बढ़ता है पर्सन का, या फिर अनस्टेड लाइन्स ऑफ अ पर्सन इंक्रीज, देयर इज एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, या फिर सेक्स अर्ज फ्रॉम ऑफ अ पर्सन इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या है कि पर्द को पिट्यूटरी हुदूद से खारिज होने वाली रुतूबत का तनासुब बढ़ने से क्या होता है, फर्द की जहानत बढ़ती है, फर्द के बर्ताव में गैर मुस्तकिली बढ़ती है, या जिस्मानी साख्त में गैर मामूली इजाफा होता है, या फर्द की जिनसी ख्वाहिश बढ़ती है। तो इसमें से कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पिट्यूटरी हुदूद जो होते हैं, उससे क्या होगा? तो जहानत बढ़ेगी या बर्ताव में गैर मुस्तकिली? जहानत भी बढ़ेगी, फर्क भी बढ़ता है, जिसमानी साथ में गैर मामूली इजाफा होता है। जिस्मानी साथ हम उसके साथ का तो कुछ दिया नहीं सकते। घड़ी चल सर। तो 87 उसका है थर्ड, जिसमें है कि देर इज एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, इसके जिस्मानी साख्त में
गैर मामूली मतलब मामूल से मतलब गैर मामूली अच्छा खासा, तो अच्छा खासा इजाफा उसमें हो जाता है जिस्मानी साख में। नहीं सही है। सही हाँ गैर मामूली इजाफा होता है। होता है हाँ। उसके बाद नेक्स्ट है कि पर्सनैलिटी is an extraordinary organization of stable characteristics which determines how an individual is different from other individuals as well as how other people below with the individual is definition of personality was put forth by which of the following psychologists। तो जिसको हम हिंदी में समझते हैं कि फर्द को दूसरों से मुख्तलिफ बताने वाले, एक अगर इंडिविजुअल है उसको दूसरों से अलग बताता है अगर वो, और उसी वक्त में दीगर अफराद उस फर्द से किस तरह बर्ताव करते हैं ऐसी सिचुएशन में, ये तय करने वाली मुस्तकिल नोयत की खुसूसियत की गैर उमूमी तंजीम से मुबर्रा शख्सियत कौन सी है। नॉर्मन एलमन, या फिर G.W. एलियट, या G.A. कम्बल, या जे जे बी वॉटसन। जे बी वॉटसन, किम्बल और नॉर्मन एल्फोर्ड एडमन। तो कौन सा है इसका थर्ड सही जवाब, J.A. कम्बल। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि पर्सनालिटी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब तंजीम, ऑफ स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहेंगे, स्टेबल मतलब मुस्तकिल नोयत, मुस्तकिल को स्टेबल खुसूसियत वाली, जो डिटरमाइन करती है कि कैसे एक इंडिविजुअल अलग है दूसरे लोगों से, एज वेल एज हाउ अदर पीपल विद द इंडिविजुअल। तो ये पर्सनैलिटी किस साइकोलॉजिस्ट ने रखी। फर्द को दूसरों से मुख्तलिफ बताने और दीगर अफराद से, तो मतलब उसको सीधा ये याद रख लेना है कि अगर सर्दी है, सर्दी में दीगर अफराद को भी सर्दी होंगी, तो फर्द को मुख्तलिफ बताने में अपनी अपनी कंबल की वो हिसाब से मतलब सोचेगा, अपनी कंबल लेके अपनी हिफाजत, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं मुबर्रा उम्म तंजीम। नेक्स्ट है 89 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ एसोसिएटिव थेरीज ऑफ लर्निंग। कौन सा साइकोलॉजिस्ट जुड़ा हुआ नहीं है ग्रुप ऑफ एसोसिएटिव थेरीज ऑफ लर्निंग की। वॉटसन, और उसी तरह से खतरनाक नाम है इनके, वॉटसन, ग्रोथरी, बिल, आर्सवेल। हाँ नजर नजरिया और उनके बानी की जोड़ियों का मुतबादिल कौन है, ऑसबेल, इसमें हैश दे दिया उन्होंने खुद। हाँ ये शायद सवाल ही कुछ गलत हो गया, क्योंकि शायद उन्होंने ऐसा हो सकता है कि ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे ग्रुप कुछ आना चाहिए था, जबकि ग्रुप ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने ऑप्शन दे दिया। जोड़ियों का मुतबादिल तो जोड़िया नहीं है, तो दिमाग में पहले वैसे आता है कि जोड़िया कहाँ है, ये तो जोड़ी नहीं है, तो ये अलग थी, इसलिए वो हैश आ गए वहां पर, उन्होंने सवाल गलत दिया था। अगर हैश आता है तो जो 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें से अगर 6 हैश आ गए तो आपको 154 में से ही मार्क्स काउंट करके मिलेंगे। मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि 78 पे भी सामने वाला 82 पे पास हो जा रहा है, मतलब EWS वाला या OBC वाला, लेकिन जो जनरल है उसको 90 में से मतलब 90 चाहिए थे, तो उसको 88 पे आ रहा है, 87। तो परसेंटेज कैलकुलेशन अगर ऐसा आता है सवाल। उसके बाद है नेक्स्ट 90 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव शोज द करेक्ट पेयर्स ऑफ थेरी एंड इट्स क्या प्यूनियर पाइनियर। तो इसमें से क्या है कि दर्ज झैल और उनके बानी की मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल अब कौन सा है। अब देखिए ऊपर के जैसा नीचे है, नजरियात बानियों का मुतबादिल ये वाला, तो सेम सवाल ऊपर आ गया था, वो कुछ सवाल अलग था, DTP वाले ने यही कर दिया शायद उनका। तो 90 का क्या है कि पहला है कि
पावलोव की थ्योरी, फिर उसके बाद में थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर। उसकी तो पावलोव और वसीरती नजरिया अमोजिस, वसीलती मशरूती नजरिया, नजरिए का राब्ते का नजरिया, क्लासिकी मशरूत नजरिया, नजरियात पर मुबनी है। जिस पर आपको कोई एक नजरिया याद हो तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। बसीरती का घोड़ा है। बसीरत, वसीरत और राब्ता क्लासिकी। बसीरती का कोहलर है। बसीरती कोहलर। इनसाइट, इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग, कनेक्शनिज्म, क्लासिकल कंडीशनिंग। सेकंड सेकंड का फर्स्ट क्या? अगर सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का अगर फर्स्ट है तो वो सिर्फ चौथे में है। तो वही है फोर्थ ही चीज है। नहीं ना सर, सेकंड का फर्स्ट। हाँ हाँ, फोर्थ ही चीज। सेकंड का फर्स्ट है सर, हमारे पास लिखेगा फिर भी हमारे पास ऑप्शन फोर्थ है पिक्चर राइट। कोहलर का बसीरती नजरिया है और थॉर्नडाइक का ऑप्शन सेकंड। सर ऑप्शन फोर्थ है तो आंसर इसका मालूम। चेक करते हैं इसको, इसका सेकंड सही है। सेकंड है। सेकंड क्या आ रहा है? फर्स्ट का डी क्यों आ रहा है? पाउलो क्लासिकी मशरूत नजरिया, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये जो पाउलो है तो उसका कौन सा है? थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद सेकंड है कि थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक का क्या है? सी है, राब्ते का नजरिया, राब्ते का नजरिया। तो अभी थॉर्नडाइक को कैसे याद रखना है? वो अगर हम कहीं ट्रैवलिंग करते रहते हैं तो गाड़ियों के पीछे, ट्रक वगैरह पर लिखा होता है कि हॉर्न प्लीज वगैरह, लो हॉर्न प्लीज। तो आप थॉर्नडाइक में हॉर्न से याद रख लीजिए, हॉर्न दो और राब्ता लो। तो थॉर्नडाइक इसका क्या हो जाएगा सेकंड का? राब्ता, राब्ते का नजरिया, कम्युनिकेशन। हाँ, ये अलग बात है, किसको नहीं समझा तो वो बाजू आके हॉर्न दे देता है इसको निकाल के। उसके बाद में है नेक्स्ट कोहलर। तो कोहलर का क्या है कि फर्स्ट बसीरती, हाँ तो बसीरती। तो कोहलर का क्या हो गया कि लर्निंग बाय इंसाइट, कोहलर इंसाइट, इस तरह से। अब आप इसको कूलर वगैरह से भी याद रख सकते सर हैं। आपने क्या बोला आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या हमने? सेकंड। तो सर फिर फर्स्ट का क्या बता रहे हो? फर्स्ट सिक। और फोर्थ वाला बच्चा अभी पहले Third का देखते, स्किनर। अब स्किनर का पहले देख लेते हैं, इसका है बी। तो स्किनर वसीलती, तो स्किनर वसीलती वाला, तो इसमें क्या है कि फोर्थ का बी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंट पर्पस कंडीशनिंग स्किनर का। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जैसे कि स्किन है, स्किन के ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग, सीटीएम, क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग कंडीशनिंग, ऐसे में यहाँ पे याद रख सकते हैं स्किनर का। और पोलट, थॉर्नडाइक और पाउलो, पाउलो से जो है तो क्लासिक, इस तरह से। क्लास में मतलब भूख लगे तो पाउलो जैसा कहते हैं, तो वैसे में आप याद रखो। तो ये हो गया यहाँ पर, ये 90 तक पार्ट 2 इसका सीडीपी का। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मीटिंग हम करेंगे।